नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की। साथियों, बातें कानून पे हमने ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक सीरीज़ शुरू की है। इसमें हमने डिफिनीशन क्लॉज को स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 में हमने जो सेक्शन 2 के क्लॉज 1A से लेके जो एम तक जितनी भी डिफिनीशंस थे वो हम लोग पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसका डिफिनीशन क्लॉज का पार्ट 2 यानी एन से लेके जेड 2 के क्लास 1 से लेके जेड तक, यानी कि जो डिफिनीशन क्लास टोटल ए से लेकर जेड तक टोटल 26 परिभाषाएं हैं, जिसमें से हमने 13 परिभाषाएं पहले से ए से एम तक करवा चुके हैं। और आज हम लोग एन से जेड तक की परिभाषाओं को एक एक करके देखने वाले हैं कि किन किन चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक सेक्शन में जो भी परिभाषाएँ दी गई हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके बाद जो हम सेक्शन 2 का 2(1) का क्लॉज एन है, इसमें लोकल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? लोकल ज्यूरिडिक्शन यानी कि जो एक क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि लिखा हुआ है इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट। कोई भी कोर्ट हो या कोई मजिस्ट्रेट मीन्स अ लोकल एरिया, यानी कि एक लोकल जो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के अंदर कोई मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी पावर को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। देखिए, जनरली होता क्या है कि जितने भी मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स होते हैं उन सब के एरिया बटे हुए होते हैं, यानी कि जो कई कई सारे थाने होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे थाने होते हैं। तो जो जैसे होता नहीं कि जैसे कि बड़े, अगर मान लीजिए बड़े एरिए के थाने हैं तो 2-3 थाने एक मजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास को। तो इस तरह से कई सारे मजिस्ट्रेट होते हैं, तो 2-2 3-3 थाने जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी उस मजिस्ट्रेट को होता है। यानी कि उस थाने के एरिए के थाने का जो एरिया होता है, जितना दूर का लोकल एरिया उसका होगा, उसके भीतर अगर कोई भी घटना घटती है तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास पहले केस जो होगा, जो भी मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर उसको उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो उसके लोकल जुडिक्शन की बात करता है। और ये इसमें इस सेक्शन में एक चीज़ और लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसका पावर होती है वो टाइम पे वो स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट का लोकल एरिया क्या है। क्योंकि जो जितने भी सेशन कोर्ट्स होते हैं वो तो जनरली क्या होते हैं, अपील के माध्यम से केस जो होते हैं उसमें जाते हैं। बट जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो डायरेक्ट किसी मामले का संज्ञान जो होता है उनके द्वारा ही लेता है। जो हमारे की जो BNSS है, कि भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन 210 में बताया गया कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ जहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं। तो कॉग्निजेंस जो लेते हैं वो तो अपने लोकल एरिया में रहता है, जिस एरिया के लिए वो स्पेसिफाई किए गए हैं, यानी कि जिन जो थाने उनके अंदर आ रहे हैं उस वही जो होता है उसी का वो जो होता है उसका जो है कॉग्निजेंस लेते हैं, यानी संज्ञान लेते हैं मामले को। और टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लोकल एरिया जो डिफाइन भी कर सकती है। तो अगर आप लाइन पढ़ेंगे, लिखा हुआ इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers अंडर दिस संहिता, यानी कि जो इस संहिता में जो भी पावर एक्सरसाइज करते हैं लोकल एरिया के अंदर, वही क्या होती है, उनके लोकल एरिया होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 2O के बारे में। 2O में क्या क्या बताया गया, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है उसमें जो पुलिस होती है वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वारंट कौन जारी करेगा? तो वारंट जारी कर देगा मजिस्ट्रेट। यानी कि कोई भी ऐसा मामला है जो कि मान लीजिए बहुत ही गंभीर प्रकृति का मामला नहीं है, मान लीजिए मर्डर वगैरह का मामला नहीं है, कोई छोटा मोटा केस है, मान लीजिए थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा का मामला है, तो इस इन मामलों में जो कंप्लेन होती है इनमें पुलिस ऑफिसर जो होता है वो डायरेक्टली किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट करने के लिए जो है अथराइज न किया जाए। तो आप सिंपल से याद रखते हैं, नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं वो छोटे मोटे अपराध होते हैं और इनमें पुलिस जो होती है बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2(1) का P है। P में क्या है? नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है जो कि पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट्स में के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्रसारित होती हैं वो सब क्या होते हैं? नोटिफिकेशन होते हैं। नोटिफिकेशन यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो कोई भी जो खबर आती है अथेंटिक खबर
वो उसके माध्यम से वो जारी करते हैं, अपना कोई भी नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वही क्या होता है, नोटिफिकेशन। ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगली डिफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है सेक्शन 2 का क्लॉज 2, ऑफेंस। ऑफेंस हमने पहले भी बताया था कि ऑफेंस क्या होता है कि ये अगर इस बीएनएसएस में ऑफेंस जो डिफाइन किया गया उसमें लिखा हुआ है मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइमिंग being enforced and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of कैटल ट्रेसपास एक्ट। तो ये जो स्पेशल एक सेक्शन दिया हुआ है कि जो कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन 20 के अंतर्गत अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो वो भी ऑफेंस है। बाकी ऑफेंस क्या है कि जिसको कि किसी भी लॉ में जो भी टाइम बीइंग फोर्स लॉ है, चाहे वो बीएनएस हो या पॉक्सो हो या एससी एसटी एक्ट हो, ये टाइम बीइंग यानी कोई भी जो भी लॉ है जिसमें कि किसी भी एक्ट को, किसी भी एक्ट यानी कोई भी ऐसा कृत्य पनिशेबल है, या कोई ओमिशन का मतलब होता है कोई लोप, लोप का मतलब होता है कि लॉ जैसे कोई कार्य करने के लिए कह रहा है बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, ऑफेंस है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो कि पनिशेबल है, कोई भी लॉ जो कि टाइम बीइंग इन्फोर्स है, कोई इस टाइम पे जो लॉ एक्टिव हैं उनके द्वारा पनिशेबल है, तो वो क्या है, ऑफेंस है। सिंपल से इसमें बताया गया है। बाकी आप हमने ऑफेंस का एक अलग से भी डिफिनीसन अपने इस चैनल बता रखी है, तो अगर आप चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो में हमने ऑफेंस को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, तो आप उसको जाके देख लेंगे तो ऑफेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप जनरली समझना चाहते हैं ऑफेंस क्या है, तो ऑफेंस एक तरह से क्या होता है कि ऑफेंस दो तरह, एक तो होता है कार्य को करके, एक होता है कार्य को ना करके। कार्य को ना करना ही ओमिशन है। ठीक है, तो कार्य को करके कैसे होता है, जैसे किसी भी एक्ट में बताया गया है कि ये चीज़ करना, मान लीजिए जैसे बीएनएस है, जिसमें बीएनएस बताया गया है कि चोरी करना एक अपराध है, मर्डर करना अपराध है, किसी व्यक्ति को मारना अपराध है, किसी की प्रॉपर्टी लूटना अपराध है, ये सब क्या है, ऑफेंस है। और जैसे कोई चीज़, ये तो आप एक्ट कर रहे हो, मान लीजिए मर्डर करना प्रोहिबिट है, आप मर्डर कर रहे हो तो ऑफेंस है। और कोई चीज़ ना करना, जैसे कि लॉ ने आपको, लॉ कोई चीज़ करने के लिए कह रहा है बट आप उसकी बात को नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ऑफेंस है। मान लीजिए कैसे ऑफेंस है, मान लीजिए कि आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है और आपके पास नोटिस आया है कि आप इस मामले के दोषी हैं, तो इस डेट को आप कोर्ट में प्रेजेंट होइए, और आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, आप कोर्ट की बात को इग्नोर कर रहे हैं। या मान लीजिए जैसे कि एनआई एक्ट का सेक्शन 138 है, जिसमें कि वो होता है कि कोई भी चेक बाउंस का मैटर होता है, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया था और उसने बैंक में लगाया और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया चेक, यानी कि इनसफिशिएंट फंड था आपके अकाउंट में, और अब कोर्ट में उसने केस किया है, अब कोर्ट आपको बुला रहा है, आपके लिए वारंट जारी कर रहा है, आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, अपनी बातों को नहीं बता रहे हैं, तो ये भी एक तरह क्या है, ऑफेंस है, और कोर्ट आपको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है इसके लिए। ठीक है, तो ऑफेंस आप समझ गए 2Q में बताया गया है। ठीक है, अब 2 का क्लॉज आर, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको सिंपल सा याद रखना है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है, कि इसमें लिखा हुआ इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज absent फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदरवाइज परफॉर्म हिज ड्यूटी, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज next in rank of such officer and above the rank of constable with when the गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर ऑफिसर सो, मतलब कि देखिए ऑफिसर इंचार्ज होता है जनरली जो कांस्टेबल रैंक का ऊपर का कोई भी व्यक्ति होता है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है वो सौंपा गया रहता है, तो होता है जनरली जो होते हैं जो एएसआई होते हैं, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं, ये इनके पास ये क्या होता है कि भार साधक अधिकारी का वो होता है, यानी कि जो पुलिस थाने का इंचार्ज इनको बनाया जाता है। बट क्या होता है, कभी अगर मान लीजिए ये बीमार हैं जिसको इंचार्ज बनाया गया, हमारे कोई इंस्पेक्टर, कोई किसी इंस्पेक्टर को इंचार्ज बनाया, अभी वो इलनेस की वजह से या किसी और कारण से प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर का हो, उसको क्या कर सकता है, वो जिम्मेदारी दे सकता है, तो उस टाइम पे वही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, और उस जो थाने के की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करेगा, मैनेज करने का कार्य वही करेगा। तो आपको सिंपल सा करना है 2R, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेक्शन 2 का 1 के क्लॉज यस में क्या है, प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कोई भी हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, कोई भी तरीके की चीज़ है वो प्लेस में शामिल है। ठीक है, अब 2T में क्या है, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है जो आप पुलिस रिपोर्ट होता है कि जब पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन करती है किसी मामले में,
मान लीजिए अगर कोई कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय मामला है तो उसमें तो तुरंत ही पुलिस को गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन सबका अधिकार होता है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है और सारी अपनी रिपोर्ट तैयार करके उसको जो मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करती है तो वही पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे ही क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया जाता है और उसके ऊपर क्या होता है, उसका ट्रायल चलाया जाता है। तो इसके पुलिस रिपोर्ट के बारे में डिटेल जानकारी जो है सेक्शन 193 क्लास 3 में दी गई है। तो अभी आप सिंपल सा देखिए पुलिस रिपोर्ट कहाँ डिफाइन किया है। सेक्शन पुलिस रिपोर्ट बताया 2T में क्या बताया गया है कि वही है पुलिस रिपोर्ट जो कि फॉरवर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट्स के सामने। कौन सी रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 193 क्लास 3 में बताई गई है, ठीक है। अब सेक्शन 2U में क्या है, पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन का मतलब होता है कि एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेसिफाई बाई द स्टेट गवर्नमेंट टू बी पुलिस, यानी कि सीधा सीधा मतलब इसका है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्पेशल एरिया को वो डिक्लेयर कर सकता है कि ये क्या है, ये यहाँ पे क्या होगा, पुलिस स्टेशन बनेगा। वहाँ पे जो भी एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज नियुक्त होगा, वो सारी चीज़ें वो तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आप सिंपल जानिए 2U में पुलिस स्टेशन की बात की गई। पुलिस स्टेशन का प्लेस कहाँ होगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट पास पावर है कि वो किसी भी लोकल एरिया को क्या कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है और उसको पुलिस स्टेशन बना सकता है, ठीक है। 2V में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब होता है एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो है BNSS, जो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुकी है, इसमें सेक्शन 18 में बताया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक तरीके से सरकारी वकील होते हैं जो कि विक्टिम्स की ओर से, यानी कि स्टेट को प्रेजेंट करते हुए करते हैं और उनकी केस को क्या करते हैं, लड़ते हैं कोर्ट के सामने। सारी ट्रायल वगैरह जो होता है कंडक्ट किया जाता है। तो जब बहुत देखिए हर डिफिनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंपल साफ समझ रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं है। 2B पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर आता है 2W सब डिवीज़न। सब डिवीज़न का मतलब होता है कि मीन्स सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसको कई सारे सब डिवीजन्स में क्या किया जाता है, उसको बांटा जाता है ताकि जो होता है कि लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना थोड़ा इजी हो सके। तो सब डिवीज़न का मतलब वही होता है सिंपल सा, जो कि डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया हुआ होता है। वो लोकल एरिया डिसाइड कर देता है कि ये इसका सब डिवीज़न है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न होते हैं, तो वो सिंपल सा सब डिवीज़न आप समझते हैं। अब बात है समन केस। समन केस का मतलब होता है कि इसमें अगर परिभाषा में देखेंगे सिंपल लिखा हुआ मीन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग वारंट केस, यानी कोई भी मामला जो वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है। ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए वारंट केस क्या होते हैं, जिसमें जो भी पनिशमेंट, देखिए वारंट केस जनरली जो होते हैं वो 3 साल के ऊपर के जो मामले होते हैं वो वारंट मामले होते हैं। तो आप समझने के लिए आप समझ लीजिए जो भी मामले 3 साल से कम के होंगे वो समन केसेस होंगे, ठीक है। तो 2Y में बताया गया विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या होता है कि मीन्स पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी काज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड द गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। यानी कि देखिए विक्टिम कौन होता है कि जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है। 2I विक्टिम का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जैसे मान लीजिए अगर ए है, ए ने बी की हत्या कर दी है, मान लीजिए बी का मृत्यु हो गई है, तो जो बी के लीगल है यानी कि जो उसके बेटे वगैरह होंगे वो भी क्या होंगे, विक्टिम की डिफेंस में आएंगे। और विक्टिम देखिए इसमें लिखा हुआ गार्जियन हो सकता है, जैसे जो व्यक्ति मरा है तो उसका जो परिवार के लोग हो सकते हैं तो उसके गार्जियन होते हैं, लीगल हेयर्स उसको बेटे वगैरह हो सकते हैं, तो वो क्या है, विक्टिम है। विक्टिम मतलब होता है जो कि पीड़ित व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है, ठीक है। और देखिए कि ऑफेंस को प्रोहिबिट करना है कि स्टेट का वेलफेयर करना स्टेट जिम्मेदारी होती है। अब किसी स्टेट के अंदर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, यानी कि स्टेट की गलती है कि वो मतलब कि मेंटेन नहीं कर पाया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इसलिए विक्टिम की तरफ से जो केस लड़ने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट ही अपॉइंट करता है। यानी कि जो विक्टिम कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है तो उसके केस को लड़ने के लिए स्टेट के द्वारा ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो विक्टिम आप सिंपल समझ रहे होंगे। अब लास्ट डिफिनेशन है वारंट केस के बारे में। वारंट केस लिखा हुआ है, सॉरी अभी हमने वो 3 साल बोल दिया था समन वाले मामले में, इसमें लिखा हुआ वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, आर फॉर टर्म एक्सीडिंग 2, यानी कि 2 साल है, हमने अभी 3 बता दिया था समन वाले में, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि 2 साल से ऊपर का कोई भी मामला जो होता है वो वारंट केस होता है, ठीक है। कोई भी यानी कि 2 साल से नीचे का कोई मैटर है तो वो समन केस होता है, बाकी 2 साल के ऊपर का कोई
जो जो ये पनिशमेंट की बात कर रहे हैं एक्सीडेंट टू ईयर है कि 2 साल से ऊपर का कोई भी मैटर है, कोई भी, चाहे वो 2 साल से ऊपर, 3 साल, 4 साल या मृत्यु दंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कोई भी मैटर हो, तो वो क्या होता है, वो वारंट केस के अंतर्गत आता है। तो हमने देखिए आपको डिफिनीशन क्लास ए से लेकर पूरा जेड तक हमने एक एक डिफिनीशन के बारे में आपको बता दी है। अगर आप सिंपल सा चाहेंगे ना तो इसको याद करना बहुत ईजी है। अगर आप उसका अल्फ़ाबेटली क्रम से भी याद करेंगे तो ए जैसे 2A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया, 2B बेल, 2C ऐसे देखेंगे ना तो एक सीरीज बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में जैसे वाई विक्टिव और 2G कॉग्निजेबल, 2O नॉन कॉग्निजेबल। तो मेन डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो इजीली आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टफ नहीं, बस आप एक सीरियल से उसको याद करें। और ये डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जो डिफिनीशन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 2 क्लास 1 में क्या डिफाइन किया गया है, 2 क्लास B में क्या है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।